गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर थर्ड था सिमेट्रिकल कंपोनेंट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, उसका पहला पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पोर्शन में है हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट से आप समझते हैं कि यदि हमारा सिस्टम अनबैलेंस कंडीशन पे है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट होगा। और हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि यदि हमारा कोई भी थ्री फेज सिस्टम अनसिमेट्रिकल अनबैलेंस फॉर्म में है तो उसको किस प्रकार से हम सिमेट्रिकल और बैलेंस फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पर जो हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, जो टर्म है अनसिमेट्रिकल, इसका मतलब है जो टर्म है हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, इसकी मीनिंग है, इसका अर्थ है कि हमारा जो सिस्टम है वो अनबैलेंस कंडीशन पर है। तो यदि हमारा कोई भी कनेक्शन किसी भी कारण से अनबैलेंस होता है थ्री फेज सिस्टम में, तो उस अनबैलेंस कनेक्शन में फॉल्ट पॉइंट को ढूंढकर उसको बैलेंस सिस्टम में बदलना हमारा सिमेट्रिकल कंपोनेंट के द्वारा हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पर जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है वो दो प्रकार से हमें देखने के लिए मिलता है। पहला होता है शंट फॉल्ट और दूसरा होता है सीरीज फॉल्ट। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में सीक्वेंस इंपीडेंस सीक्वेंस नेटवर्क में देखा था कि शंट और सीरीज, उसी प्रकार से यदि आपके सीरीज में कोई फॉल्ट आता है तो वो सीरीज फॉल्ट कहलाता है, शंट में कोई फॉल्ट आता है तो वो शंट फॉल्ट कहलाता है। तो कोई भी अनसिमेट्रिकल शंट फॉल्ट इज एन अनबैलेंस बिटवीन फेज और बिटवीन फेज एंड ग्राउंड। तो हमारा जो शंट फॉल्ट होता है वो क्या होता है, मान लो आपकी ये थ्री फेज सिस्टम है और एक न्यूट्रल है, तो यदि कहीं भी दो फेज के बीच में फॉल्ट हो या फेज और न्यूट्रल के बीच में फॉल्ट हो या फिर फेज और ग्राउंड के बीच में कोई अगर फॉल्ट हो, तो ऐसा फॉल्ट क्या कहलाता है, आपका शंट फॉल्ट कहलाता है। शंट फॉल्ट हमें किसी भी सिस्टम में, किसी भी अनसिमेट्रिकल शंट फॉल्ट में जो अनबैलेंस होता है, जो फॉल्ट हमें मिलता है वो कहां पे मिलता है, किसी भी दो फेज के बीच में, फेज और न्यूट्रल के बीच में या किसी भी फेज और ग्राउंड के बीच में यदि हमें फॉल्ट मिल रहा है तो वो उस तरह का जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है वो क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल शंट फॉल्ट कहलाएगा। और यदि किसी भी सिस्टम में हमें सीरीज लाइन में फॉल्ट मिला, चाहे इसमें मिल रहा हो, चाहे इसमें मिल रहा हो, चाहे इसमें मिल रहा हो, तो ये जो फॉल्ट कहलाएगा ये आपका अनसिमेट्रिकल सीरीज फॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर शंट फॉल्ट है किसी भी थ्री फेज सिस्टम में वो मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। जो शंट फॉल्ट है किसी भी सिस्टम में वो मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। पहला लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब ये लाइन से ग्राउंड के बीच में जो फॉल्ट आ रहा है उसको हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहेंगे। दूसरा है लाइन टू लाइन फॉल्ट, मतलब किसी भी दो लाइन के बीच में जो फॉल्ट आएगा उसको हम लाइन टू लाइन फॉल्ट कहेंगे। तीसरा होता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब किसी भी दो लाइन और इन दो के बीच में और फिर ग्राउंड के बीच में जो फॉल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। चौथा जो है वो है ट्रिपल लाइन फॉल्ट या थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी कहेंगे इसको, ट्रिपल लाइन फॉल्ट या थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी कहते हैं। और जो पांचवा है वो आपका कहलाता है थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पर जो शंट फॉल्ट है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ट्रिपल लाइन फॉल्ट या थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या थ्री फेज शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जो जनरली हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन फॉल्ट के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इन जनरल सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में हमें मिलता है जब कोई एक कंडक्टर फॉल्ट टू ग्राउंड, डबल लाइन ग्राउंड फॉल्ट में थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में मिलता है जब कोई
न्यूट्रल कंडक्टर। लाइन फॉल्ट हमें कब मिलता है जब दो कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। डबल लाइन ग्राउंड फॉल्ट हमें कब मिलता है जब दो कंडक्टर कनेक्टेड हो जाते हैं किससे, ग्राउंड से, या दो कंडक्टर कांटेक्ट में आ जाते हैं आपके न्यूट्रल से। और इसी प्रकार से थ्री लाइन ग्राउंडेड फॉल्ट भी होता है। तो यहाँ पर जो लाइन ग्राउंड फॉल्ट है, डबल लाइन फॉल्ट है, डबल लाइन ग्राउंड फॉल्ट है, वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। मतलब ये जो तीन है, ये तीन जो है ये हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं, और ये जो दो हैं ये हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में तीन के बारे में पढ़ना, जैसे मुख्यतः ये दो आते हैं। मैं आपको ये दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और दूसरा है लाइन टू लाइन फॉल्ट। क्लियर है? यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट शंट फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। ये मुख्यतः स्टेप वाइज होता है। इस स्टेप वाइज में हम 3 से 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि हेडिंग लिख लेते हैं पहले, लाइन टू ग्राउंड, इसको हम LG फॉल्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम स्टेप वाइज कहते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम इसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, सेकंड स्टेप में हम इसकी बाउंड्री कंडीशन को लिखते हैं, थर्ड स्टेप में हम ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था वो करते हैं, और फोर्थ स्टेप में हम इसका इंटरकनेक्शन या सीक्वेंस नेटवर्क निकालते हैं। तो यहाँ भी हम इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का, एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट occurs when one conductor falls to ground or contact the neutral conductor। मतलब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमें तभी मिलता है किसी भी थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में जब लाइन आपका कंडक्टर से टच हो जाता है, उसको सट जाता है, या फिर वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट डायग्राम। ये जो भी फॉल्ट आएंगे उसको आपको इसी प्रकार से फॉलो करना है। सर्किट डायग्राम में हम ये इस प्रकार से बना लेते हैं। ये आपके 3 फेस हुआ, और ये एक आपका न्यूट्रल, और ये जो पोर्शन है ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड। ये आपका फेस R Y B न्यूट्रल, और ये ग्राउंड। यहाँ पर आपको 3 फेस दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो R फेस है, वन फेस है, वो क्या हुआ है आपका ग्राउंड से सट गया है। तो ये क्या है आपका फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो फॉल्ट है ये फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। ये आपका Z1 है, यहाँ पे I1 करंट आ रहा है। ये जो करंट है इसकी वैल्यू तो आइए मान लें ये IB = 0 और IC = 0। क्लियर है? और यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है ये हो जाएगा आपका एक वोल्टेज वैल्यू इसको हम नाम दे देते हैं ABC। क्लियर रहेगा? तो A से जो करंट आ रहा है वो IA जो ग्राउंड से कांटेक्ट हो रहा है, IB ओपन है। तो यहाँ पर चूंकि ये क्लोज सर्किट नहीं बन रहा है, तो क्लोज सर्किट नहीं बनता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इस कारण आपका फेज B का जो करंट है उसका मान 0 और फेज C के करंट के मान क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए A फेज क्या हो रहा है, एक बंद परिपथ बना रहा है, जबकि B फेज ओपन है और C फेज भी ओपन है। तो चूंकि आपको पता है कि करंट हमेशा
0 हो गया। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो फेज ए है वो कनेक्ट हो गया है इससे आपके ग्राउंड से, है ना, किसी भी फॉल्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉल्ट इंपीडेंस है उसको किससे शो कर रहे हैं, ZF के द्वारा शो कर रहे हैं, और जो फॉल्ट करेंट है उसको हम किससे शो करेंगे, IA के द्वारा शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट है उसको हम एज ए पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ करंट निकल रहा है, अवे द नोड। जैसे कि किरचॉफ्स करंट लॉ में हम पढ़ते हैं कि टुवर्ड्स द नोड को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और अवे द नोड को हम पॉजिटिव। तो यहाँ जो करंट है वो फॉल्ट से अवे हो रहा है, तो इस कारण इसको हम पॉजिटिव करंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से स्टेप 2 जो आपने सर्किट डायग्राम बनाया है उसको हम स्टेप 2 में जगह देते हैं, इसको हम लिखते हैं बाउंड्री कंडीशन। यहाँ बाउंड्री कंडीशन में जो आपने सर्किट डायग्राम में शो किया है वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो फेज ए फॉल्ट पॉइंट है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, जबकि फेज बी और फेज सी क्या है आपके ओपन है। तो इस ओपन सर्किटेड इस करंट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर जो फेज बी का करंट है और फेज सी का जो करंट है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब RT IC 0। और जो फॉल्ट करंट है वो क्या होगा, फॉल्ट करंट होगा आपका IA, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे VA ZF IB। जो सीक्वेंस इक्वेशन लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, किसी भी फॉल्ट पॉइंट के लिए वो VA ZF IA लिखाएगा। तो ये आपका बाउंड्री कंडीशन हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, बनाएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका, जो हमारे पास सर्किट डायग्राम में जो बाउंड्री कंडीशन है उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकल कंपोनेंट के फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा अनबैलेंस्ड है। तो इस अनबैलेंस फॉल्ट करेंट जो अनबैलेंस सिस्टम है इसको बैलेंस सिस्टम में बदलने के लिए हम इसको सिमेट्रिकल कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। और हमें पता है कि हमारा जो फॉल्ट करंट है वो क्या है, IA है। तो इस कारण हम जो भी टर्म्स हैं फेज बी के लिए, फेज सी के लिए, उन सभी को इन टर्म्स क्या करेंगे, फॉल्ट करंट के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट करंट इन फेज ए एट द पॉइंट कैन बी रिटन। यहाँ पर जो करंट है उसको कैसे लिखेंगे, IA0, IA1 और IA2, मतलब 0 सीक्वेंस फॉल्ट करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस फॉल्ट करंट और नेगेटिव सीक्वेंस फॉल्ट करंट। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, IA 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। यहाँ पे आपको पता है IA क्या है आपका, बस वही कंसीडरेबल है, बाकी IB और IC का मान 0 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 IA प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1/3 IA। क्लियर। उसी प्रकार से हम IA0 के लिए जब लिखेंगे तो यहाँ पर B और C को इन टर्म्स ऑफ A लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 IA प्लस अल्फा IA प्लस अल्फा स्क्वायर IA। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप 1/3 IA कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो हमें पता है ना, हमें पता है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता है। तो यहाँ पे जैसे आप वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 IA इंटू 0 मीन्स क्या हो जाएगा, ये 0। क्लियर। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा,
ठीक। तो हमें पता है कि आईबी और आईसी का मान क्या है 0, ये हो जाएगा 1/3 आईए प्लस 0 प्लस 0 मतलब क्या हो जाएगा 1/3 आईए। उसी प्रकार आईए2 का मान रखेंगे तो 1/3 आईए प्लस अल्फा स्क्वायर आईबी प्लस अल्फा आईसी। आपको पता है आईबी और आईसी का मान 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 आईए प्लस 0 प्लस 0 0 से क्या हो जाएगा 1/3 आईए। तो आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे कि जो हमारा फॉल्ट करंट आईए है यदि हम उसको सीक्वेंस फॉर्म में लेते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट, तो हमें क्या मिलता है कि तीनों कंडीशन पे मतलब IA0 IA1 IA2 हमें क्या मिलता है 1/3 IA। क्लियर? तो इसी प्रकार इस रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसको हम मैट्रिक्स मेथड के द्वारा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड के द्वारा यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो ये कैसा होगा IA0 IA1 IA2 1/3 क्या हो जाता 1, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाता आपका आईए आईबी और आईसी। इसको हम इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि जो सीक्वेंस करंट है वो सभी क्या है इक्वल है, चाहे जीरो सीक्वेंस करंट हो, चाहे पॉजिटिव सीक्वेंस करंट हो, चाहे नेगेटिव सीक्वेंस करंट हो, उन सभी का मान क्या आ रहा है 1/3 आईए आ रहा है। अब हम यहाँ पे किसी फॉल्ट पॉइंट पे यदि सीक्वेंस वोल्टेज को फाइंड आउट करें ना, सीक्वेंस वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट, तो आपको सीक्वेंस वोल्टेज निकालना है। सीक्वेंस वोल्टेज मतलब VA0 VA1 और VA2। तो आपको पता है कि सब एज इट इज ही निकलेगा, लेकिन हमें पता है कि जीरो सीक्वेंस वोल्टेज और जीरो सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज का मान क्या होता है 0 होता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं कि VA0 EG माइनस ZA0 IA0 VA1 EG1 माइनस ZA1 IA1 VA2 EG2 ZA2 IA2। चूंकि EG1 fault point and EG0 or EG2 0, put the value, क्या मिलेगा आपको VA0 माइनस ZA0 IA0 VA1 VF माइनस ZA1 IA1 और VA2 माइनस ZA2 IA2। तो इस प्रकार से हमें हमारा क्या मिलेगा, किसी भी फॉल्ट पॉइंट के लिए सीक्वेंस वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। और चूंकि हम जानते हैं, यहाँ बताते हैं और चूंकि हम जानते हैं कि जो VA है VA0 क्या होगा VA0 प्लस VA1 प्लस VA2। क्लियर है? वी नो दैट VA0 VA1 और VA2। तो पुट द वैल्यू Z VA की वैल्यू क्या होगी ZF IA माइनस ZA0 IA0 प्लस VF माइनस ZA1 IA1 माइनस
ZA2 IA2। क्लियर? तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे IA का मान, IA इक्वल्स टू क्या होगा? IA इक्वल्स टू होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन बनाएंगे पहले हम। तो ZF इक्वल टू IA इक्वल टू माइनस ZA0 IA0 प्लस VF माइनस ZA1 IA1 माइनस ZA2 IA2। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, VF माइनस कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा, ZA0 IA0 प्लस ZA1 IA1 प्लस ZA2 IA2। यहाँ पे हमें ये चीज मिल गया। क्लियर है? तो आपको पता है कि IA0 इक्वल्स टू हमें पता है कि IA0 इक्वल्स टू IA1 इक्वल्स टू IA2 इक्वल्स टू क्या है 1/3 IA। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, VF माइनस 1/3 IA ब्रैकेट ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2। इसके लिए ZF IA और IA कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी IA क्या हो गया IA। तो इसको इस तरफ लेके आएंगे हम, तो ZF IA प्लस 1/3 IA ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2। IA कॉमन करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, IA इज इक्वल्स टू मिलेगा आपका VF इन ब्रैकेट ZF प्लस 1/3 ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2। IA is equals to VF upon ZF plus 1/3 ZA1 ZA2 और ZA0 मीन्स IA is equals to क्या है आपका, IA0 is equals to IA1 is equals to IA0 IA0 IA1 और IA2 is equals to IA is equals to VF upon ZF plus 1/3 यहाँ पे ये so IA0 is equals to IA1 is equals to IA2 is equals to IA is equals to हो जाएगा ये आपका VF upon VF upon 3ZF plus ZA0 plus ZA1 plus ZA2। तो ये हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, और इसका हम इंटरकनेक्शन बनाएंगे। तो इंटरकनेक्शन इसका जो बनेगा, स्टेप 4, जिसको हम सीक्वेंस नेटवर्क भी कहते हैं, सीक्वेंस नेटवर्क या इंटर कनेक्शन। स्टेप 4 में जो होगा इंटरकनेक्शन, वो किस प्रकार से बनेगा आपका,
ये आपका सीक्वेंस नेटवर्क या आपका इंटरकनेक्शन बन रहा है। ये 1 ये 0 तो ये तो हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इस प्रकार से आपको बनना है। एक बार समझ लीजिए, इंटरकनेक्शन बना लीजिए आप लोग, ठीक है? क्लियर? होप सो आपको समझ में आया होगा ये क्लास। तो आज के लिए इतना। अगले क्लास में आपको आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का हम बताएंगे, डबल लाइन टू